गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसको हिंदी में कहेंगे वाष्पोत्सर्जन का महत्व। ये मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पादपों में लगभग 80 से 90% होता है, यानी ट्रांसपिरेशन द्वारा पादपों में 80 से 90% जो है पानी की हानि, जल की हानि होती है। इतनी हानि पानी के होने के बाद भी ये जो प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन का, ये कंटिन्यूस होता रहता है। तो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है कि इतनी हानि पादप को हो जाती है तो क्या ये ट्रांसपिरेशन ज़रूरी है? हाँ, ये ज़रूरी है। और इसके लिए हम जो है पढ़ेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और लास्ट में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्यों ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कितनी बार आ जाता है कि क्यों ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ज़रूरी है या सिग्निफिकेंस इसका क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन से हमें क्या क्या, पादप को क्या क्या लाभ है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोग देखिए, लिखा है एसेंट ऑफ सैप, रसारोहण। रसारोहण मैंने आपको टॉपिक जो पढ़ाया था उसमें क्या मीनिंग है रसारोहण का। जड़ से लेके शूट टिप तक पानी का, जल का स्थानांतरण को हम कहते हैं रसारोहण। तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है उसमें जाइलम कॉलम से जाइलम कॉलम से पानी ऊपर तक जाता है और वो जाता है ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा। और जो है इस ट्रांसपिरेशन की वजह से जड़ों द्वारा मृदा से जल का निष्क्रिय अवशोषण भी होता है। इस प्रकार जल अवशोषण तथा परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन आवश्यक है। नेक्स्ट जो है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, खनिज लवणों का अवशोषण व स्थानांतरण। खनिज लवणों का जो अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन है, वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। ट्रांसपिरेशन की दर तेज होने पर जल अवशोषण दर में तेज हो जाता है। जल अवशोषण के साथ खनिज लवणों का अवशोषण तथा परिवहन भी होता है। ये हम पढ़ेंगे आपको चैप्टर में मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन जो है ये जल के माध्यम से होता है और इसमें जो है ट्रांसपिरेशन जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा जो है सेकंड पॉइंट मैंने इधर छोड़ दिया है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो है पत्तियों का टेम्परेचर वो नियंत्रण में रहता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा पादप सतह का तापमान नियंत्रित किस तरह रहता है, इसका एग्जाम्पल जो है, एक बेस्ट एग्जाम्पल ओपुन्शिया। ओपुन्शिया मतलब नागफनी, आप लोगों ने देखी होगी। इसमें चौड़े चौड़ी जो पर्णव होते हैं उनको कहते हैं फिलोक्लेड्स। अब फिलोक्लेड्स का देखा गया है जब ट्रांसपिरेशन होता है तो फिलोक्लेड्स में ओपुन्शिया के 16 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम होता है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो ट्रांसपिरेशन द्वारा पत्तियों का तापमान या पादप का तापमान कम रहता है और कूलिंग इफेक्ट रहता है। तो ये जो है थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया कि तापमान नियंत्रण में भी ट्रांसपिरेशन की जो क्रिया है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्ड पॉइंट आपका हो गया एब्जॉर्प्शन ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स। चौथा पॉइंट है कंट्रोल ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी वाटर साइकिल, और हिंदी में कहेंगे जल चक्र। ट्रांसपिरेशन द्वारा जल की हानि होती है, हम जानते हैं जल की हानि जो है वाटर वेपर के रूप में होती है और ये वाटर वेपर्स जो हैं दोबारा से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो ट्रांसपिरेशन द्वारा जो जल की हानि होती है वाटर वेपर के रूप में कुछ हद तक एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से जल जो है ट्रांसपिरेशन से पहुंच जाता है और जो है हाइड्रोजन साइकिल जो है मेंटेन रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और परिवर्धन। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से पादपों में ऐसा देखा आया है कि पादपों में वृद्धि भी होती है और डेवलपमेंट और परिवर्धन भी होता है। ये प्रयोग जो है सूर्यमुखी पादपों में देखा गया कि जब हाई ह्यूमिडिटी होती है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो नेग्लिजिबल होता है।
ऐसी स्थिति में पौधों की वृद्धि सामान्य से आधी रह जाती है। तो इस प्रयोग के द्वारा हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ट्रांसपीरेशन जो है वो सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट जो है रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, अतिरिक्त जल का निष्कासन। अतिरिक्त जल का उत्कोण से निष्कासन न हो। यदि ज़्यादा जल एब्जॉर्ब हो जाता है और इसका निष्कासन ना हो तो अवशोषण होता रहे जल का और जल का निष्कासन नहीं हो तो पादप कोशिकाएं स्फीत होकर फट जाती हैं। इस प्रकार ट्रांसपीरेशन क्रिया द्वारा जल का लगातार निष्कासन होता है जिससे पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से स्फीत बनी रहती हैं तथा वृद्धि व अन्य उपचारिक क्रिया जारी रहती हैं। तो ये हुआ अतिरिक्त जल का निष्कासन। अब हम डिस्कस करेंगे, ये तो थे पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स कि ट्रांसपीरेशन जो है वो ज़रूरी क्यों है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब जो मेन है इसकी डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन से हानियाँ। सबसे पहला जो है रिड्यूस्ड ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो कम होती है। फर्स्ट पॉइंट आप देखो, रिड्यूस्ड ग्रोथ। जब ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होता है तो पौधों में वृद्धि शीर्ष तक जल की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण कोशिकाओं की टर्जिडिटी कम हो जाती है। टर्जिडिटी के अभाव में कोशिकाएं जो हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन इलॉन्गेशन नहीं प्रॉपर होता, और जब डिफ्रेंशिएशन और इलॉन्गेशन प्रॉपर नहीं होता तो जो ग्रोथ है, पादपों की ग्रोथ है, वो स्टंटेड रहती है, यानी पौधे जो हैं वो ठिगने या बोने रह जाते हैं। तो ये हुआ आपका रिड्यूस्ड ग्रोथ, यानी प्रॉपर ग्रोथ पादपों की नहीं हो पाती। ये है डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपीरेशन। सेकंड जो है डेसिकेशन और विल्टिंग। डेसिकेशन का मतलब जो है शुष्कन। तो वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप अत्यधिक जल की हानि के कारण पौधों में जल न्यूनता उत्पन्न हो जाती है, तो जल की कमी हो जाती है। इस स्थिति में यदि मृदा से जल उपलब्ध नहीं हो पाता तो पत्तियां मुरझा जाती हैं और पादपों की मृत्यु हो जाती है। तो ट्रांसपीरेशन का डिसएडवांटेज ये है कि ज़्यादा जब रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन हाई हो जाता है तो पत्तियां मुरझा जाती हैं और पादपों की मृत्यु हो जाती है। थर्ड है मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी उपापचयी क्रियाएं। तो ये देखा गया है कि जब रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, जब वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है तो पादपों में जल इंटरनल वाटर डेफिसिट, यानी आंतरिक जल न्यूनता उत्पन्न हो जाती है और जीव द्रव्य जो है वो उस जीव द्रव्य में जल की मात्रा कम हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में पादप की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो प्रभावित होती हैं। कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़? जैसे प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाती है, प्रोटीन संश्लेषण दर जो है वो बाधित हो जाती है और इसके अतिरिक्त कोशिकाओं में प्रोटीन का विघटन होने लगता है। तो ये ट्रांसपीरेशन अधिक होने से मेटाबॉलिक रिएक्शंस पे, वो भी स्पेशली प्रकाश संश्लेषण और प्रोटीन सिंथेसिस जैसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है रिड्यूस्ड यील्ड, यानी उपज की कमी। तो वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप पौधों में मैंने आपको पहले बताया कि जल न्यूनता हो जाती है। जल न्यूनता हो जाती है तो वृद्धि कम हो जाती है, पुष्पन देरी से होता है तथा फल भी संख्या में कम और साइज़ में छोटे हो जाते हैं। नेचुरली संख्या में फल अगर कम हो जाएंगे और साइज़ में भी छोटे हो जाएंगे तो यील्ड में, उपज में कमी आएगी। अब हमने इतने देख लिए कि ट्रांसपीरेशन के हमने एडवांटेजेस देख लिए और डिसएडवांटेजेस देखे, और डिसएडवांटेज जो हैं ट्रांसपीरेशन के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ने देखा है पादपों में ये देखने को आया है कि ट्रांसपीरेशन जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसको पादप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो पादपों की वो आंतरिक संरचना में आप स्टूडेंट समझिए कि बेसिकली स्टोमेटा आते हैं। सो स्टोमेटा में जो छिद्र होते हैं, सोमेटल छिद्र होते हैं, इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन जैसी गैसें जो हैं वो लगातार
बाहर एटमॉस्फेयर में उनका एक्सचेंज होता रहता है। इस तरह जो है स्टोमेटा के थ्रू गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होती रहती हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। तो ये स्टोमेटा खुले रहेंगे, गैसेस एक्सचेंज का होना बंद नहीं हो सकता, क्योंकि इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जैसे प्रकाश संश्लेषण मैंने बताया, श्वसन क्रिया, इनमें जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है वो ज़रूरी होता है। वो होना मतलब वो प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए और रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। इसलिए हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन जो है अनएवॉइडेबल है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते पादप। ट्रांसपीरेशन हमने लास्ट में लिखा है मैंने, ट्रांसपीरेशन इज़ अ नेसेसरी इविल, वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण है। थैंक यू।